प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर में निबंध का पेपर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह हमारे निबंध के पेपर में आखिरी निबंध है हमारे कोर्स का। इसके बाद ये पेपर पूरा हो जाता है। बस एक लेक्चर और बचेगा निबंध के स्वरूप और निबंध के इतिहास पर, और उसके बाद मैं नाटक जो हमारे कोर्स में अजातशत्रु को शुरू करने वाला हूं। तो आप वो पहले से पढ़ लें। अजातशत्रु का PDF मैं आपको भेज चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से भेज दूंगा। आप सब लोग अजातशत्रु जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब नाटक पढ़ा हुआ होगा तो मुझे पढ़ाने में आनंद ज़्यादा आएगा और आपको समझने में आनंद ज़्यादा आएगा। तो आज बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के बारे में। आचार्य विद्यानिवास मिश्र संस्कृत और भाषा विज्ञान के विद्वान थे। यदि उनके जीवन के बारे में थोड़ी बात करें तो गोरखपुर के रहने वाले थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। बाद में वहाँ पे कुलपति भी रहे। वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे थे। उस दौरान मुझे एक रिफ्रेशर कोर्स में वहाँ उनसे पढ़ने का मौका भी मिला था। 1999 में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। वे कुछ समय के लिए नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे। तो इस तरह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे आचार्य विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आता है। हमारा ये पेपर तो निबंध का है, लेकिन इसके अंदर भी निबंध में भी एक विशिष्ट विधा होती है, ललित निबंध। निबंध और ललित निबंध में क्या अंतर होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह तो आप जानते हैं कि निबंध में आत्मपरकता ज़्यादा होती है, लेकिन निबंध और लेख में जो अंतर होता है वो ये होता है कि लेख जो होता है वो विषयपरक या वस्तुपरक ज़्यादा होता है, जबकि निबंध में थोड़ी आत्मपरकता भी होती है। निबंध में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो शामिल होता है लेखक का, लेकिन निबंध में फिर भी विषय वस्तु काफ़ी सारी होती है। जब आप ललित निबंध बोलते हैं तो उसके अंदर ये आत्मपरकता, ये व्यक्तिपरकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और विषयपरकता बहुत ज़्यादा घट जाती है। यानी उसका लालित्य, निबंध का लालित्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम ललित निबंध कहते हैं। यह माना जाता है कि हिंदी में ललित निबंधों की परंपरा की शुरुआत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से हुई थी। द्विवेदी जी का निबंध अशोक के फूल पढ़ाते समय मैंने आपको इस पर पढ़ाया भी था। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये त्रयी है ललित निबंधकारों की। ये तीन लेखक एक श्रेणी के आते हैं। ललित निबंधों की त्रयी मानी जाती है हमारे हिंदी निबंध के इतिहास में। हालांकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों में साम्य जो है वो लेखन शैली की दृष्टि से माना जा सकता है। दोनों ही ललित निबंध भरपूर मात्रा में लिखे। तो कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी की त्रयी जो है ये ललित निबंध की शैली की दृष्टि से है। यदि आप विषय वस्तु की दृष्टि से देखते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विषय वस्तु और विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की विषय वस्तु में काफ़ी भिन्नता दिखाई देगी। हालांकि दोनों भारतीय संस्कृति के बारे में हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में दोनों की समझ जो है वो दो भिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस सावधानी के साथ कि विषय वस्तु की दृष्टि से नहीं, लेकिन शैली की दृष्टि से आचार्य विद्यानिवास मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय की परंपरा में आते हैं। ये बात बताने के बाद अब मैं निबंध शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं आपको उनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम लिखा देता हूँ। परीक्षा के लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। उनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रह हैं: चितवन की छां, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रहीमन पानी राखिए, राधा माधव रंग रंगी, साहित्य का खुला आकाश, फागुन दुई दुनारे, फागुन दो दिनों का। ये जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे वाक्य उनके निबंध संग्रहों के शीर्षक होते हैं। और यदि आप और गौर करेंगे तो इसके अंदर आपको लोक भाषाएं भी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। चितवन, फागुन दुई दिनारे, वसंत नहीं लिख रहे हैं, वो बसंत लिख रहे हैं, तद्भव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आचार्य विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में आपको लोक भाषाओं का उत्कर्ष देखने को मिलता है, लोक भाषाओं का पुनरुत्थान देखने को मिलता है। यह उनकी निबंध शैली की एक प्रमुख विशेषता है। ये बताने के बाद मैं आपसे बात शुरू करूँगा। मैं दो बातें और बीच में कह देना चाहता हूँ। ललित निबंध मैंने इनको बताया, लेकिन मैं इनके लिए दो शब्द और बताना चाहता हूँ। आचार्य विद्यानिवास मिश्र खुद अपने निबंधों को रंजक निबंध कहना पसंद करते थे। यदि आप ध्यान दें तो ये रंजक शब्द का इस्तेमाल मैंने पहले भी किया था। लोक मंगल और लोक रंजन,
इन दो शब्दों का अंतर बताते हुए। रंजन यानी जो मन को रंजित करे, मन को सुकून दे। लालित्य यानी सौंदर्य जिसकी विशेषता हो। तो ये मूलतः मन की रंजना के निबंध हैं, मन को खुश करने के लिए लिखे गए निबंध हैं, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हो ही सकता है। और एक और प्रमुख ललित निबंधकार अज्ञेय ने इनको आत्मव्यंजक निबंधों की संज्ञा दी है। अज्ञेय ने विशेष रूप से विद्यानिवास मिश्र के निबंधों पर बात करते हुए इन्हें आत्मव्यंजक निबंध कहा है। तो ये दो परिभाषाएं और याद रखिएगा। एक और बात बताना शेष रह गया था निबंध पढ़ाना शुरू करने से पहले, वो ये कि विद्यानिवास मिश्र जी कई बार अपने निबंध असली नाम से नहीं लिखते थे। वे जिस छद्म नाम का इस्तेमाल करते थे वे है भ्रमरानंद। किस नाम का इस्तेमाल करते थे? भ्रमरानंद। तो अब हम शुरू करते हैं यह निबंध, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध क्या है? निबंध आप एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। निबंध शुरू होता है, बहुत लेखक का मन बहुत उदास है। मैंने बताया ना, आत्मव्यंजक निबंध अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर के एक विचार जगाया है जो लेखक के मन में वो उसने रख दिया है। तो मन बहुत उदास है, खिन्न है, तबीयत ढीली है, सांस लेने में दिक्कत है, उदासी है। इस सब के पीछे कुछ कारण हैं बहुत सारे, उनमें से एक कारण का जिक्र लेखक यहाँ पे करते हैं, और वो 2 दिन पहले की घटना है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पनी कन्या ने अनुमति मांगी। यानी उनका बेटा और बेटे की एक दोस्त जो दिल्ली से आई थी, दिल्ली में उनका बेटा रहता था, दिल्ली से उनकी एक दोस्त साथ में आई हुई थी। दोनों ने संगीत के कार्यक्रम में जाने की अनुमति मांगी, और लेखक को लगा कि नहीं देनी चाहिए अनुमति, लेकिन फिर भी मन रखने के लिए कह दिया कि चले जाओ, घंटे 1.5 घंटे में सुन कर के आ जाना। लेकिन ये बनारस की घटना है। बनारस में यदि आप जानते हो तो संगीत के जब कार्यक्रम शुरू होते हैं तो रात देर तक चलते रहते हैं। ये बनारस की विशिष्ट परंपरा है। तो रात के 12 बज गए, लोग नहीं लौटे। मैं हिस्सा पढ़ रहा हूँ कुछ। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोड़ने लगा। कुछ दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई का पूत नहीं, चिड़िया का बच्चा भी नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई, और यहीं से हमारे लेख का शीर्षक निकला है, मुर राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पकुटवा, मुर सीता के भीजे सेनुरवा, ते राम घर लौटे ही। अवधि की पंक्तियां हैं। इसका अर्थ क्या है? राम लौट रहे हैं वनवास से, तो अयोध्या की स्त्रियां गा रही हैं, मेरे राम का मुर राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरे लखन का पटुका, मुर राम लक्ष्मण के पटुकवा, पटुका मतलब दुपट्टा, मेरे लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा होगा। मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। तो राम घर लौट ही, मेरे राम घर को लौट रहे हैं। राम जब घर को लौट रहे हैं और रास्ते में बारिश हो रही है तो राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा, कमरबंद जो बांधा जाता है ना, वो दुपट्टा भीग रहा है, और मेरी सीता का सिंदूर भीग रहा है। यहाँ थोड़ा रुक कर के बात करने की ज़रूरत है कि ये तीनों किस चीज़ के प्रतीक हैं। इसको आप समझ लेंगे तो इस निबंध को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आगे अब 2 बिंदुओं पे बात करूँगा। एक, ये मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर किसका प्रतीक है, और दूसरा, ये दरअसल किसकी व्यथा है, राम के मुकुट के भीगने की चिंता किसकी व्यथा है। इन 2 बिंदुओं पर क्रमशः मैं आगे बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किसकी व्यथा है। पहले दूसरे बिंदु से शुरू करता हूँ। दरअसल ये कौशल्या की व्यथा है, लेकिन ये सिर्फ कौशल्या की व्यथा नहीं है। कौशल्या के माध्यम से मिश्र जी ने उन हजारों लाखों माँओं की चिंता को व्यक्त करने की कोशिश की है, जिनके बेटे बेटियां जब दूर गए होते हैं, परदेश में रहते हैं, और पीछे से उनको अपने पुत्रों की, अपनी संतानों की चिंता होती है, तो उनको क्या क्या चिंताएं सताती हैं। और यहाँ पे कौशल्या प्रतीक हैं, माँ की चिंता का प्रतीक है। और ये सिर्फ माँ की चिंता नहीं है, क्योंकि कहानी का लेखक जो ये लिख रहा है और जिसे ये पंक्तियाँ अचानक उसके मन में कौन गई हैं, वो तो पुरुष है। तो एक पुरुष के मन में भी ये चिंता उतनी ही हो सकती है। दरअसल ये चिंता पिछली पीढ़ी की चिंता है, जो अगली पीढ़ी के समझ में नहीं आती है, और इस बात को मिश्र जी ने इस निबंध में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। देखिए, सुनाता हूँ।
बचपन में नानी दादी जाते पर यह गीत गाती। जाता वो जो खेत में चलाया जाता है। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वो यही गीत विवल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तब मुझे नानी दादी की साकुलता पर हंसी भी आती, पर गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। तब उसका दर्द नहीं छूता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और मैं सोचने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आगे की मैं रेखांकित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली पीढ़ी या पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए हमेशा चिंतित होती है और नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की चिंता कभी समझ नहीं आती। जो कहते हैं ना, जब बाप बनोगे तब समझोगे। तो जब पिता बनने के बाद विद्यानिवास मिश्र जी को वो चिंता समझ में आई जो उनकी माँ दादी उनके लिए करती थी, और तब उन्हें उसका मर्म समझ नहीं आता था। आज जब उनका पुत्र और पुत्र की दोस्त देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनके मन में ठीक वही चिंता उभरी जो उनकी माँ दादी उनके लिए गीत गाया करती थी, वह उनको याद आया। तो यह पिछली पीढ़ी की चिंता है, यह संरक्षक होने की चिंता है, यह अभिभावक होने की चिंता है, यह पिता होने की चिंता है, यह ममता की चिंता है। और ममता की चिंता सिर्फ स्त्रियों से ताल्लुक़ नहीं रखती है। ये बात मिश्र जी के निबंध से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि ममता का ताल्लुक़ सिर्फ स्त्री से नहीं होता है, ममता का ताल्लुक़ प्रत्येक अभिभावक से होता है। ठीक कह रहा हूँ ना पुष्पा जी? चलिए, तो यहाँ मिश्र जी एक बात लिखते हैं जो थोड़ी आपत्तिजनक है, मैं इसे पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। ठीक बात है, बेटी जो लड़की थी वो मेहमान थी और लड़की थी, मोहल्ले में अपराधी किस्म के तत्व हो सकते हैं, शहर में हो सकते हैं, देर रात का समय है, यहाँ तक की बात समझ में आती है। लेकिन आगे वो लिखते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और फिर वो पुस्तक में जो लिखते हैं बहुत आपत्तिजनक बात है, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। पराई लड़की घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। पहले वो लिखते हैं पराई लड़की घर आई, और फिर वो लिखते हैं हर लड़की पराई होती है, चाहे कितने दिन अपने घर में आकाश में पतंग की तरह फरफरा ले, आखिर तो उसे गृहिणी बनने जाना ही है। तो ये एक ऐसा बोध है जिसे आज के दौर में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मूलतः पितृसत्तात्मक दृष्टि है जो मिश्र जी इस निबंध में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं, उन्हें शादी के बाद दूसरे घर जाना है, इसलिए वो किसी की अमानत है। लड़कियां कोई अमानत नहीं होती हैं, लड़कियों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। और जिस लड़की का जिक्र यहाँ हो रहा है वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता मेरी तरह रही होगी। उसके बारे में वो चिंता करें कि आखिर तो वो पराया धन है, तो पराया अमानत को संभालने की चिंता ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, सन 2020 में यह विचार पुराना हो चुका है, दकियानुसी हो चुका है, हमें इसे नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी इस निबंध में आया है, इसलिए इस अंश पे बात कर रहा हूँ। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मिश्र जी के इस निबंध की सबसे खास बात यह है कि वो कौशल्या के माध्यम से भारतीय माँ के दर्द को वो लिखते हैं। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। वे कौशल्या लिख रहे हैं, कहीं भी कौशल्या नहीं लिखते हैं, वे बसंत लिखते हैं, वसंत नहीं लिखते हैं, वे चितवन लिखते हैं। आचार्य विद्यानिवास मिश्र की भाषा एक ओर संस्कृत निष्ठता के चरम को छूती है और दूसरी ओर उसमें अवधि की लोक भाषाओं का भरपूर सम्मिश्रण मिलता है। दरअसल ये पूरा एक निबंध संग्रह है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस नाम से उनका एक निबंध संग्रह है, और ये पूरा निबंध संग्रह उन्होंने उसी दौरान लिखा था जब वे विंध्य प्रदेश में रहा करते थे। विंध्य प्रदेश में रहने के दौरान उन्होंने लिखा, इसलिए इसमें विंध्य प्रदेश की लोक भाषा के शब्द भरपूर मात्रा में मिलते हैं, इसमें भी और इस निबंध संग्रह के सभी निबंधों में भी। अब मैं बात करूँगा इस निबंध के दूसरे बिंदु पर, जिस पर मैंने शुरू में बोला था कि दरअसल ये मुकुट, ये पटुका यानी दुपट्टा और ये सिंदूर, ये किसके प्रतीक हैं। अभिषेक की बात
वो कहते हैं कि फिर आचार्य मिश्र जी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व आज भी सबसे पहले राम के मुकुट की पूजा की जाती है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर, और यहाँ जो मैं पंक्तियाँ बोल रहा हूँ विनय आप ध्यान से सुनिएगा, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए। यहाँ दुपट्टा किसका प्रतीक है? प्रहरी की जागरूकता का। दुपट्टा बांधना मतलब कमर पे बांधना, मतलब कमर कस के तैयार हो जाना। तो राम के प्रहरी हैं लक्ष्मण, राम प्रतीक हैं राजा के, और मुकुट प्रतीक है ऐश्वर्य का, वैभव का, सत्ता का, प्रभुसत्ता का। तो राम का मुकुट न भीगे, लक्ष्मण अंगरक्षक लक्ष्मण का दुपट्टा न भीगे, और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। यानी यहाँ सिंदूर जो है वो स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है। सीता भले ही भीग जाए पर सीता का सिंदूर न भीगे, राम भले ही भीग जाए पर राम का मुकुट न भीगे। मुकुट ऐश्वर्य का प्रतीक है, दुपट्टा जागरूकता का प्रतीक है, और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है। इसी निबंध के अगले पैराग्राफ में वे फिर इस बात को एक बार अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सोचते सोचते सोचने लगा कि इस देश ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बेसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है, जागरूकता। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? सिंदूर वैसे भी आप जानते हैं सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है हमारे देश में। विधवा स्त्रियां सिंदूर नहीं लगाती हैं, सिंदूर वही स्त्री लगाती है जिसका पति जीवित है। तो सीता का सौभाग्य। यहाँ फिर आपको आचार्य विद्यानिवास मिश्र पश्चिगामिता की ओर, यानी पीछे की ओर देखते दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि प्रगतिशील नहीं दिखाई देती है। वे पुरुष के ऐश्वर्य की बात करते हैं और स्त्री के सौभाग्य की बात करते हैं। स्त्री का सौभाग्य जो पुरुष के ऐश्वर्य के साथ अभिन्न रूप से नत्थी कर दिया गया है, यानी स्त्री का सौभाग्य पुरुष के सकुशल रहने में ही निहित है। यहाँ फिर आपको पीछे की ओर देखते दिखाई देते हैं। लेकिन मिश्र जी के पक्ष में एक बात कहनी पड़ेगी कि चूंकि मिश्र जी विंध्याचल के उस इलाके से लिख रहे हैं, इसलिए उन्हें सीता का दर्द भी दिखाई देता है। वे कौशल्या का दर्द भी देखते हैं और आगे इस निबंध में वे इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि राम का वनवास तो पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही राम का वनवास पूरा हुआ, सीता का दूसरा वनवास शुरू हुआ। वो आप जानते हैं, प्रसिद्ध किस्सा है। सीता को पुनः वनवास दे दिया था राम ने एक व्यक्ति के कह देने पर कि वो रावण के दरबार में रही तो न मालूम कैसे उसका सौभाग्य सुरक्षित रहा होगा, उसका सतीत्व कैसे सुरक्षित रहा होगा। जब किसी ने सीता के सतीत्व पर संदेह कर दिया तो राम ने उस संदेह का निवारण करने के लिए सीता को फिर से निकाल दिया था। इसका जिक्र रामचरितमानस में नहीं मिलता है। तुलसी की रामचरितमानस राम के घर लौट आने के बाद समाप्त हो जाती है। यदि राम का एक खलनायकत्व और सीता की इस दोहरी पीड़ा को देखना है तो आपको उसके लिए भवभूति की लिखी हुई उत्तर रामचरित पढ़नी पड़ती है, और वो मिश्र जी ने उसका जिक्र भी इस निबंध में किया है। वे लिखते हैं, राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। जब राम वनवास में गए तो वह अकेले नहीं थे, उनके साथ सीता और लक्ष्मण थे। लेकिन जब सीता वन को भेजी गई तो सीता बिल्कुल अकेली थी। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। ध्यान दीजिए, सीता की पीड़ा इस बात को जानने के बाद और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा महसूस होने लगती है जब वे समझते हैं कि सीता को जब राम ने वनवास दिया तब सीता गर्भवती थी, इसलिए उन्हें और ज़्यादा संरक्षण की, और ज़्यादा दुलार की, और ज़्यादा संभाल की ज़रूरत थी। और उस दौरान राम ने सीता को निर्वासित कर दिया था। तो सीता का दोहरा निर्वासन है, जिसका जिक्र मिश्र जी ने इस निबंध के अंदर बहुत रेखांकित करके किया है।
मैं फिर लौट करके आता हूँ कि अंततः यह निबंध कौशल्या की पीड़ा के बारे में है, और कौशल्या के माध्यम से ये माँ की पीड़ा के बारे में है, ममता के बारे में है। माँ ही नहीं, पिता की भी हो सकती है, दोनों की ममता के बारे में है, अभिभावक की चिंता के बारे में है, पिछली पीढ़ी की चिंता के बारे में है, जिसे अगली पीढ़ी नहीं समझ पाती है। और यहाँ राम का उत्कर्ष न भीगे इसकी चिंता है। हर, चाहे वो किसी गांव का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सामान्य वर्ग का श्रमिक श्रेणी का व्यक्ति क्यों न हो, अपनी संतान के ऐश्वर्य के लिए वह हमेशा चिंतित रहता है। उसके मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पुत्र का उत्कर्ष कभी न भीगे, मेरे पुत्र की ख्याति कभी न भीगे, उसके नाम को बट्टा कभी न लगे। मुकुट इस ऐश्वर्य का, इस वैभव का, इसका प्रतीक है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंता पुत्र के या पुत्री के, अपनी संतान के स्वास्थ्य की इतनी नहीं होती है जितना अपनी संतान के ऐश्वर्य की होती है। वो ठीक करे, उसका नाम खराब ना हो, वो दुनिया में नाम करे, जग में करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। ये जो चिंता होती है, ये दरअसल अपने नाम से ज़्यादा अपने पुत्र के नाम के रोशन करने की चिंता होती है। तो ये उत्कर्ष की और ऐश्वर्य की चिंता है जो पिछली पीढ़ी के मन में हमेशा अगली पीढ़ी के लिए होती है। आप यदि विद्यार्थी हैं, मेरा निबंध देख रहे हैं, तो आप भी विद्यानिवास मिश्र के उस जवान वाले रूप की तरह सोचते रहेंगे कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन आप भी शायद 20 साल बाद जब अगली पीढ़ी बन जाएंगे और आपसे अगली पीढ़ी आएगी, तब आप इस बात के सार को समझ पाएंगे। मैं इस बात को फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। मैंने मिश्र जी के निबंध की शैली के बारे में आपसे पहले 2 बार चर्चा की यहाँ पर, और मैंने बताया कि उनके निबंध में संस्कृत निष्ठता और लोक भाषाओं का उत्कर्ष दोनों चीज़ें साथ साथ देखने को मिलती हैं। तो ये इसी एक भाव को पूरा निबंध, छोटा ही निबंध है, ज़्यादा लंबा निबंध नहीं है, यह रख देता है कि जिसमें अपने पुत्र के ऐश्वर्य की चिंता है, उसके उत्कर्ष की चिंता है, उसका उत्कर्ष सलामत रहे। मैं आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ और इसे पढ़ करके इस निबंध को खत्म करूँगा। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है, घास के नीचे दबी हुई। और उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। आज कैसे उस राह को बदल दिया गया, वो बहुत रमणीक बन गई है, लेकिन अंत में पहले किसी ज़माने में वो पगडंडी थी। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर मुड़े होंगे राम बारिश से बचने के लिए? किस ओर? बता दो सच, कोई तो बता दे कि राम किस रास्ते से आ रहे हैं, वे सुरक्षित हैं या नहीं। ये उस हर माँ की चिंता है जिसका बेटा आधी रात घर लौट के नहीं आता है, जिसका बेटा देर रात तक काम से नहीं लौटता है, जिसका बेटा काम करने के लिए दूसरे देश जा बसा है। अपने बेटे की चिंता करती हुई माँ की पीड़ा को विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध के अंदर हमारे सामने बहुत सुंदर ढंग से रख दिया है। अब इसके बारे में यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो रख दीजिएगा। धन्यवाद।